Hello everyone. In today's lecture, we are going to cover the chapter number 16 of द्रव्य गुण विज्ञान पेपर 1। इस चैप्टर के अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है जीसीपी। जीसीपी की फुल फॉर्म है गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि अच्छे प्लांट्स कैसे उगाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या रहती हैं। दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है सीड बैंक, जिसमें सीड्स को स्टोर किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, और चौथा पॉइंट हम कवर करेंगे RET, यानी कि रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है GCP, यानी कि गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। द्रव्य गुण के अंदर जो द्रव्य यूज़ होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ होती हैं, उनको कल्टीवेट किया जाता है और उनके कल्टीवेशन के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ती हैं, और वही प्रैक्टिसेस कहलाती हैं गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, या इन्हें ही गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, GAP। दीज आर द एसेंशियल गाइडलाइंस टू इंश्योर कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सेफली हो, हाई क्वालिटी की क्रॉप्स प्रोड्यूस हों और सस्टेनेबल हों, यानी कि उनके रिसोर्सेज बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए और स्पीशीज़ एंडेंजर ना हो जाए। सो दिस इज़ GCP। GCP के अंदर जो कोर प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या आती हैं। कोई भी चीज़ हमने उगानी है तो उससे पहले अच्छी लैंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अच्छे वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्वालिटी सीड्स की ज़रूरत होती है ताकि अच्छी जो प्लांट्स हैं वो उगाए जा सकें। सॉयल फर्टिलिटी को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिक उसमें इनपुट्स खाद वगैरह डालनी पड़ती हैं। सॉइल के टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, एसिडिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाता है ताकि फर्टिलिटी मेंटेन रहे। इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, कि उसमें पेस्ट, कीड़े मकोड़े उनका अटैक ना हो जाए, उससे जो फसल है वो ख़राब ना हो। एंड मेंटेनिंग हाइजीन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, जब फसल को काटा जाए उस टाइम पर हाइजीन मेंटेन रहे, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनका भी और जो वर्कर्स उनको कलेक्ट कर रहे हैं उनका भी। तो अभी इन की कंपोनेंट्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आता है साइट सिलेक्शन, कि ऐसी लैंड हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पर कंटेमिनेशन के सोर्सेज बिल्कुल कम हों। हैवी ट्रैफिक एरियाज़ से वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पर नहीं आना चाहिए, पोल्यूटेड वाटर वहाँ पर नहीं आना चाहिए, ताकि जो फसल है उसके ख़राब होने का रिस्क मिनिमम हो, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उतने ही ज़्यादा हों। दूसरा पॉइंट आता है सॉइल मैनेजमेंट एंड फर्टिलिटी। फ्रीक्वेंटली जो सॉइल है उसके अंदर कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐड करने चाहिए ताकि सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन रह सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। सॉइल के टेस्ट परफॉर्म करनी चाहिए ताकि उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है उसका पता चल सके। एंड करेक्ट द pH विद लाइम, अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें लाइम ऐड किया जाए, अगर एल्कलाइन सॉइल है तो सल्फ़र से उसको ट्रीट करके ठीक किया जाए। तो इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड आता है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। ऐसे सीड्स को सिलेक्ट करना जो कि हाई क्वालिटी वाले हों, हाई क्वालिटी एंड डिजीज़ फ्री सीड्स, और द प्लांटिंग मटेरियल्स, मतलब छोटे जो पौध वगैरह लेते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज, अच्छे सोर्सेज से उनको लेना चाहिए। एडहेयर टू प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्लांटिंग डेप्थ फॉर द ऑप्टिमल क्रॉप डेवलपमेंट, किसी भी फसल को लगाया जाए तो 2 प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए और प्रॉपर डेप्थ के अंदर सीड्स को इंसर्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही फसल जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाती है, ऑफन इंक्लूडिंग द सीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है वाटर मैनेजमेंट, कि जो इरिगेशन किया जा रहा है उसमें क्लीन वाटर का यूज़ हो, पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ड्रिप सिस्टम से यानी कि बूंद के थ्रू बूंद बूंद करके उसको डाला जाए ताकि वाटर की वेस्टेज भी ना हो और कंटेमिनेशन रिस्क भी सॉइल के अंदर ना हो। अगर ज़्यादा पानी खड़ा रहता है तो उसकी वजह से मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पर कंटेमिनेशन हो सकती है, ज़्यादा इंसेक्ट्स, पेस्ट वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। इंश्योरिंग द एडिबल पार्ट्स आर नॉट कंटेमिनेटेड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। तो एडिबल पार्ट्स को जो है हमने कंटेमिनेशन से बचाना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि उसके अंदर खाद डालनी चाहिए ताकि किसी भी टाइप की पेस्ट की ग्रोथ उसमें ना हो। प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, केमिकल मेथड्स को प्रायोरिटी कम देनी चाहिए। टू मिनिमाइज केमिकल रेजिड्यूज़, की जो फसल उगी है उसके अंदर केमिकल्स कम से कम हो और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़्यादा हों, सपोर्टिंग अ हेल्थियर इकोसिस्टम।
नेक्स्ट आता है फील्ड हाइजीन एंड इक्विपमेंट सैनिटेशन। जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि डिजीज़ का ट्रांसमिशन ना हो। एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड अवॉइड यूजिंग कंटेमिनेटेड कंटेनर्स फॉर द हार्वेस्ट। खेती करते टाइम जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी जैसे कि बीज वगैरह बोए, उनके कट्टे वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए और कंटेमिनेटेड कंटेनर्स यूज़ नहीं करने हैं। जब फसल को काटा जा रहा है उस टाइम पर जिन कंटेनर्स में उसको स्टोर किया जा रहा है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एट द करेक्ट मेच्योरिटी। जब फसल अच्छी तरीके से पूरी पक जाए उसी टाइम पर क्रॉप्स को काटना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग टू अवॉइड फिज़िकल डैमेज और कंटेमिनेशन। फिज़िकल डैमेज और कंटेमिनेशन को रोकना है तो प्रॉपरली हैंडल उसको करना चाहिए। कंटेनर्स अच्छे होने चाहिए, जो लोग उसको कैरी कर रहे हैं वर्कर्स, वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट इन द क्लीन कंटेनर्स। अच्छे कंटेनर्स में उनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड वर्कर हेल्थ। डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं एक्टिविटीज़ के लिए ताकि अच्छे से उनको ट्रेस किया जा सके। जितनी फसल उगाई है सबके अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। कितनी डेट को सीड्स वगैरह बोए थे, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, कब उसको कलेक्ट किया गया है। और जो लेबरर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। उस काम को करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अच्छे से फसल जो है वो उगे और प्रॉपर सीड्स वो यूज़ करें और प्रॉपर उनको टेक्निक्स पता हों। वॉश फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। हाथ वगैरह धोने की वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो कंटेमिनेशन क्रॉप्स में हो सकता है। एंड वर्कर्स विद इन्फेक्शंस डू नॉट हैंडल द प्रोड्यूस। जो भी फसल उगी हुई है उनको इन्फेक्शन वाले वर्कर्स को हैंडल नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देन सेकंड टॉपिक आता है इसमें सीड बैंक। सीड बैंक वो जगह होती है जहाँ पर सीड को स्टोर किया जाता है। अ सीड बैंक इज़ अ फैसिलिटी दैट प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द प्लांट स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ का जेनेटिक मटेरियल उनके सीड्स के अंदर होता है, तो सीड्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है टू इंश्योर बायोडाइवर्सिटी, ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रह सके कि वो जो प्लांट है वो अगर एक्सटिंक्ट भी हो जाता है तो उसके बाद उन सीड से उसको दोबारा ग्रो किया जा सके। एंड फूड सिक्योरिटी, जो फूड वगैरह यूज़ होते हैं उनकी सीड्स को भी अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके ताकि फ्यूचर में फूड की कमी ना हो। अगर फूड की कमी होती है, कोई प्लांट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है, एंडेंजर होती है, तो उनको दोबारा से ग्रो किया जा सके। ऑफन स्टोरिंग सीड्स इन सब ज़ीरो एंड क्लाइमेट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। सीड बैंक के अंदर जो सीड्स स्टोर होते हैं वो ज़ीरो टेम्परेचर पर होते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में उनको स्टोर किया जाता है। सीड बैंक जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल लॉस। इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट का लॉस होता है तो उससे बचाते हैं। एंड सपोर्ट द एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं, तो मल्टीपल जो क्रॉप्स बनाई जाती हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए जेनेटिक वेरिएशन करके, उनको भी ये सपोर्ट करता है बाय सेविंग द रेयर हेirloom एंड डाइवर्स क्रॉप वेराइटीज़। अलग अलग क्रॉप वेराइटीज़ को, जो रेयर प्लांट्स हैं, जो पुश्तैनी जो प्लांट्स चले आ रही हैं एक फैमिली के अंदर जनरेशन टू जनरेशन जिनकी खेती हो रही है, उनको जो है सेव करता है। सो दिस वाज सीड बैंक। इसके की टाइप्स बताए हैं। ग्लोबल या फिर लॉन्ग टर्म वॉल्ट्स होते हैं जैसे कि स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, और डोम्सडे वॉल्ट भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर 1.14 मिलियन सीड्स के सैंपल स्टोर हैं लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए, कि पूरा का पूरा अगर प्लांट सिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो हम उन सारे प्लांट्स को दोबारा से रीग्रो कर सकें। कम्युनिटी सीड बैंक्स होते हैं, लोकल नेटवर्क्स हैं ये, जैसे कि नवधान्य कम्युनिटी सीड बैंक। इट फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल इंडिजीनियस एंड रेजिलियंट क्रॉप वेराइटीज़ टू मीट द लोकल एग्रीकल्चरल नीड्स। तो लोकल एग्रीकल्चरल नीड्स को मीट करने के लिए ये कम्युनिटी सीड बैंक्स बनाए जाते हैं। इनके अंदर सीड स्टोर होते हैं कि एग्रीकल्चर में किसी भी फार्मर को कोई क्रॉप उगानी है तो वहाँ से वो सीड्स को ले सकता है। कमर्शियल सीड बैंक्स होते हैं कंपनीज प्रोवाइडिंग सीड्स टू द गार्डनर्स एंड फार्मर्स सच एज माउंटेन टॉप सीड बैंक। ये जो है कमर्शियल सीड बैंक्स में आ जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है सीड बैंक्स की और ये फंक्शन क्या करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं, सेफ गार्डिंग द प्लांट जेनेटिक मटीरियल अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर, डिजीज एंड क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चरल रेजिलियंस,
न्यू, स्ट्रोंगर और मोर न्यूट्रिशियस क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशंस के थ्रू होते हैं। तो नई क्रॉप वेराइटीज़ उससे डेवलप की जाती हैं। स्टोरेज टेक्निक्स, सीड्स को जो है क्लीन किया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद उनको सील्ड कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है। टेम्परेचर्स मेंटेन रखते हैं, जिस सीड को जितना टेम्परेचर चाहिए उतने ही टेम्परेचर पर उसको स्टोर किया जाता है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक वायबल रहें, लॉन्ग टर्म तक प्लांट को प्रोड्यूस करने में समर्थ हों। नोटेबल इंडियन इनिशिएटिव्स, कौन कौन से सीड बैंक हैं इंडिया के अंदर, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। श्री श्री बीज कोश सीड बैंक, नेटवर्क फॉर प्रिजर्विंग द इंडिजीनस सीड्स। इंडिजीनस का मतलब है जो एक जगह पर लोकल है। उगाओ इंडियन वेजिटेबल सीड बैंक्स, पॉपुलर ऑनलाइन सोर्स फॉर डाइवर्स इंडियन वेजिटेबल सीड्स। तो ऑनलाइन सोर्स है जहाँ से सीड्स को मंगवा सकते हैं। नेटिव सीड बैंक अनीशा, फोकस्ड ऑन कंजर्विंग लोकल एंड नेटिव सीड वेराइटीज़ इन इंडिया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं इसके। देन हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3 का नाम है कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, उनको फॉरेस्ट से लगातार काटा जा रहा है, तो फॉरेस्ट में उनकी कमी हो रही है, तो उस वजह से उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन इज़ एन एक्ट ऑफ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और हैबिटेट्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, स्पेशली थ्रू द प्लांट मैनेजमेंट। मेडिसिनल प्लांट्स को केयरफुली प्रिजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनके हैबिटेट्स जितने भी हैं, ताकि वो प्लांट्स मरे नहीं, लंबे टाइम तक वो बने रहें। प्लांट मैनेजमेंट के थ्रू ये जो है कंजर्वेशन कहलाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले आता है हेल्थ केयर एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल जो हैं वो भी मेडिसिनल प्लांट से ही उनके एक्सट्रैक्ट को डराइव करते हैं। फ्यूचर मेडिकल डिस्कवरीज भी इस पर होनी है। बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर अभी तक स्टडी नहीं हुई है, और अगर ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो गई तो फर्दर इनसे फ्यूचर में जो रिसर्च होनी है, जो नई मेडिसिन बननी है, वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लॉसिंग दैम मीन्स लॉसिंग पोटेंशियल क्योर्स ऑफ द मेजर डिजीज़ सच एज कैंसर। इनकी जो डिजीज़ हैं फिर वो मार्केट में नहीं आ पाएंगी। सपोर्टिंग द रूरल इकोनॉमीज़, बहुत सारी रूरल इकोनॉमी, लोकल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इन मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट करती हैं, हार्वेस्ट करती हैं, और इसी से उनके घर में इनकम आती हैं, तो उनको ये सपोर्ट करने वाली हैं। प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन, इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए भी ज़रूरी है। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। उसके बाद कंजर्वेशन में कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व हैं? इट इन्वॉल्व्स मेजर्स सच एज कलेक्शन, प्रोपेगेशन, इवैल्यूएशन, डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे प्लांट्स, उनके सीड्स को, उनके जो मटेरियल्स हैं उन सभी को कलेक्ट करना, उन्हें आगे प्रोपेगेट करना, उनसे नए प्लांट्स को डेवलप करना, इवैल्यूएशन करना उनका, उनकी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करना, उन प्लांट्स को स्टोर करना, उनके मटेरियल्स को स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। सो ये जो है कंजर्वेशन के मेजर्स हैं। कंजर्वेशन 2 टाइप की होती है। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, प्लांट को उनकी नेचुरल जगह पर ही प्रिजर्व करना। एक्स सीटू कंजर्वेशन, नेचुरल जगह से अलग उन्हें दूसरी जगह पर ले जाके उनको कंजर्व करना, उनको वहाँ पर ग्रो करना। इन सीटू के अंदर आते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, फील्ड जीन बैंक्स। ये 3 आते हैं मेनली। और टेक्निक्स हैं इसके अलावा कुछ, जर्म प्लाज्म टेक्निक इसको बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है। ये नए प्लांट्स को डेवलप करने के लिए हैं। तो इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है इन सीटू कंजर्वेशन। इट डील्स विद ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द नेचुरल हैबिटेट। जो प्लांट्स हैं उनको उन्हीं की जगह पर कंजर्व किया जाए, उनके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पर वो ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर पहले आते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क का फोकस क्या रहता है? इकोसिस्टम ओरिएंटेड होते हैं ये। नेशनल पार्क के अंदर एक प्रोटेक्टेड एरिया है। नेशनल पार्क मीन्ड टू प्रिजर्व द एंटायर इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसमें कंजर्व किया जाता है। उसके अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, लैंडस्केप, वहाँ के जो नेचुरल
ब्यूटी है उसको भी प्रिजर्व करना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है उन सभी को नेशनल पार्क्स के अंदर कंजर्व किया जाता है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें हाई या फिर स्ट्रिक्ट डिग्री प्रोटेक्शन रहती है। ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ज़ीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है। नेशनल पार्क के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह। उसके बाद सेकंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पीशीज़ ओरिएंटेड होती हैं ये। इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ही सेव किया जाता है, क्रिएटेड प्राइमरीली टू प्रोटेक्ट अ स्पेसिफिक वाइल्ड स्पीशीज़। एक पर्टिकुलर प्लांट हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ हो सकती हैं। अ पर्टिकुलर एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इसमें मॉडरेट रहती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें परमिट होती हैं, जैसे कि एजुकेशनल टूर्स वगैरह। तीसरे आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये जो है मल्टी जोनल एरियाज होते हैं, 3 जोन्स होती हैं इसके अंदर। पहली जो सबसे अंदर वाली होती है वो है कोर जोन। सेकेंड उसके बाहर जो होती है दैट इज़ द बफर जोन। और सबसे बाहर जो एरिया होता है उसे बोला जाता है ट्रांजिशन एरियाज। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन भी इसमें जोन रहती है। कोर एरिया जो स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, अंदर वाले एरिया के अंदर ज़ीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होती है। जो बफर जोन है इसके अंदर लिमिटेड रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन वगैरह अवेलेबल हैं। और ट्रांजिशन जोन में लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पर फार्मिंग करती हैं, सस्टेनेबल फॉरेस्टिंग करती हैं वहाँ पर। Biosphere reserves are the multi-zonal areas created to conserve the biodiversity and sustainable human-nature coexistence. इनमें humans भी साथ में ही रहते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंदर जो मीडियम प्लांट्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। उनकी जगह पर दूसरे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, रिप्लेस ना हो जाए वो, उसको उससे बचाएं और उनके डिटेरियोरेशन से उसको बचाया जाता है। फर्स्ट आते हैं इसमें बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन आर साइंटिफिकली मैनेज लिविंग कलेक्शंस ऑफ द डाइवर्स प्लांट स्पीशीज ग्रोन इन द आउटडोर ग्राउंड्स एंड ग्रीन हाउसेज। तो प्लांट को नेचुरल उसकी जगह से ले जाकर दूसरे ग्रीन हाउसेज में या फिर आउटडोर ग्राउंड्स में ग्रो करवाया जाता है। और लिविंग कलेक्शंस होते हैं। सीड बैंक्स में सीड्स उनके यूज़ होते हैं, लिविंग प्लांट नहीं होता है। सीड बैंक स्पेशलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं डिज़ाइन टू प्रिजर्व द सीड्स एट लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी ओवर डिकेड्स और सेंचुरीज। लंबे टाइम तक उनको प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। फील्ड जीन बैंक्स, आउटडोर एग्रीकल्चरल फील्ड्स और प्लांटेशन जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उनको कंटिन्यूस मेंटेन किया जाता है, उनके जेनेटिक कलेक्शन को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आती है जर्म प्लाज्म टेक्निक। ये एक ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर सारी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करने की, उसको स्टोर करने की, उसको सेफ गार्ड करने की, जैसे कि सीड्स, पोलन्स, बर्ड्स, ये सारे इसमें आते हैं, इनको कंजर्व किया जाता है। और इसके अंदर जर्म प्लाज्म टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन और ये सारे इसमें ही आते हैं। उसके बाद है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टोर किया जाता है प्लांट का बायोलॉजिकल मटेरियल जो उनके सीड्स में, एम्ब्रियोज में, पोलन्स में प्रेजेंट होता है। -190 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू। सो दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक आती है प्लांट सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, जैसे कि शूट टिप्स, नोड्स, एम्ब्रियोज, इनको ग्रो करना इन अ स्टेराइल न्यूट्रिएंट रिच सिंथेटिक मीडियम इनसाइड द लेबोरेटरीज। तो प्लांट्स को सिंथेटिक मीडियम देके लेबोरेटरी में ग्रो करवाना टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर आता है। तो तीसरा टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फोर्थ टॉपिक आता है RET मेडिसिनल प्लांट्स। रेट मेडिसिनल प्लांट्स क्या हैं? R फॉर रेयर, दिस इज रेयर, E फॉर एंडेंजर्ड एंड T फॉर थ्रेटेंड। रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स. So RET stands for Rare, Endangered and Threatened Medicinal Plants. It is a collective categorization system used by IUCN. ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन सिस्टम है, इसको यूज़ किसने किया है? IUCN. इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। IUCN stands for International Union for Conservation of Nature to identify, monitor and prioritize wild plant species. तो प्लांट स्पीशीज़ जो भी रेयर स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और थ्रेटन स्पीशीज़ है, उनको आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना, प्रायोरिटाइज करना, दैट फेसिंग वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क। तो उसके लिए
ये जो संस्था है ये बनाई गई है। ये जो संस्था है ये एक ऐसे लिस्ट जारी करती है, रेड लिस्ट ये जारी करती है जिसके अंदर स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, उनको क्लासीफाई भी किया गया है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होती हैं। रेयर प्लांट्स में वो स्पीशीज़ आती हैं विद स्मॉल लोकलाइज पॉपुलेशन दैट आर नॉट करेंटली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। वो प्लांट स्पीशीज़ जो अभी वल्नरेबल नहीं हैं, ना ही वो एंडेंजर होने वाली हैं, लेकिन वो स्पीशीज़ बहुत ही कम बची हैं और एक लोकलाइज्ड प्लेस पर बची हैं, ज़्यादा दूर तक वो फैली नहीं हुई हैं। अगर उस लोकल जगह पर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो इसी वजह से इन प्लांट्स को रेयर प्लांट्स नाम दिया गया है, बट आर नेचुरली एट रिस्क ड्यू टू नैरो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कम जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इस वजह से ये नेचुरली रिस्क पर हैं। दूसरी आती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनको हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर, कि आने वाले कल में वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली डिक्लाइन कर रही है, उनका हैबिटेट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नेचुरल प्लांट्स उनके कम हो रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट कम हो रहा है। तो ऐसे प्लांट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या हैं? थ्रेटेंड स्पीशीज़ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज आती हैं प्लांट स्पीशीज़ की, जो कि एंडेंजर्ड हो सकती हैं अगर एडवर्स फैक्टर्स कंटिन्यू करते हैं तो क्रिटिकली इंजर्ड जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली हैं, एंडेंजर्ड जो नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, वल्नरेबल जो थोड़ा सा उनको टाइम लग सकता है लेकिन वो भी थ्रेटेंड हैं, उनको भी खतरा है। तो थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंदर ये 3 कैटेगरीज की गई हैं। इसमें आयुर्वेदा की कौन कौन से प्लांट शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू इसमें से जनरली पूछे जाते हैं। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट्स में आते हैं गूगल दैट इज़ कोमीफोरा मुकुल, वत्सनाम प्लांट आता है एकोनेटम फेरक्स, और जटामांसी आते हैं नेडोस्टाइकस जटामांसी। एंडेंजर्ड प्लांट्स में से कुटकी आती है पाइक्रोराइजा कोरोवा, रक्त चंदन या रेड सैंडल्स भी इसको बोलते हैं, रेड सैंडलवुड भी बोला जाता है, टेरोकार्पस सेंटेलिनस ये भी एंडेंजर्ड है, और अतिविशा या इंडियन अतीस आता है इसमें, एकोर्निटम हेटेरोफाइलम। वल्नरेबल प्लांट्स में आता है श्वेत चंदन या वाइट सैंडलवुड, सेंटलम एल्बम, और आता है बीजक विजयसार या इंडियन किनोट्री भी इसको बोला जाता है, टेरोकार्पस मार्स्यूपियम। इसके अलावा नियर थ्रेटेंड प्लांट्स भी हैं, टेरोकार्पस मार्स्यूपियम भी उसमें से एक है, सर्पगंधा दैट इज़ रोवोल्फिया सर्पेंटिना है, और सीता अशोक दैट इज़ सेरेगा अशोका वो भी नियर थ्रेटेंड है क्योंकि वो लो जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। यूजेस ऑफ रेड स्टेटस इन मेडिसिनल प्लांट्स की ये रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं, इनको काट तो लिया जाता है लेकिन दोबारा से ग्रो नहीं किया जाता है, इनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, स्लो ग्रोथ एंड स्पेसिफिक नीचेस। ये जो प्लांट्स हैं इनको काट तो लेते हैं, अगर कुछ प्लांट्स बचे भी हुए होते हैं तो वो स्लोली ग्रो करते हैं और उनके निच जो है वो स्पेसिफिक हैं, और लैक ऑफ कल्टीवेशन, इनको लार्ज स्केल पर कल्टीवेट नहीं किया जाता, इस वजह से ये रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड की स्टेटस में आ गए हैं। इनको सेव कैसे करना है, तो आगे जो हमने मेथड देखे थे कंजर्वेशन के वो सारे मेथड से इनको कंजर्व किया जा सकता है। लीगली इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ट्रेड पर कंट्रोल होना चाहिए कि इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन सीटो सेफ गार्ड्स होने चाहिए, और एक्स सीटो जो जीन बैंकिंग है वो होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।